ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी की अनुभव गाथा। आज हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी क्या सुनाते हैं अपना अनुभव। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के बारे में रमेश शाह भाई जी अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे तथा मेरे लौकिक परिवार को अनेक रीति से संवारा और आज मैं तथा मेरा लौकिक परिवार जो भी ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं उसके पीछे उनकी पालना का महत्वपूर्ण स्थान है। बातें तो अनेक हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें, क्योंकि लेख के रूप में लिखने की एक मर्यादा होती है। फिर भी संक्षिप्त में दादी जी के साथ के संस्मरण लिखता हूँ। पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। सन 1952 में जब मेरा इस विश्वविद्यालय के साथ परिचय हुआ तब से इसके सभी अनन्य रत्नों का परिचय तो था ही, और कईयों के परोक्ष व अपरोक्ष रूप से संपर्क में भी आया था। जब दादी जी और रतन मोहिनी दादी जी जापान गई तब मुझे वह समाचार मिला और मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के मुखिया पांडुरंग शास्त्री जी तथा उनके एक साथी जिनके साथ मेरा पहले बहुत घनिष्ठ संबंध था तथा जो बाहर के तत्व ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, भी जापान के विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए, तो आप उनको भोजन के लिए रोज़ अपने पास बुलाना और उनकी ईश्वरीय सेवा करना। मैंने शास्त्री जी को भी मुंबई में कहा था कि आप और आपका साथी दोनों अकेले जापान जा रहे हैं, वहाँ आपको खाने की दिक्कत होगी और इसलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को लिखा है, आप भी उनसे संपर्क करना। दोनों ने मेरी बात मानी और जापान की 10 दिन की कॉन्फ्रेंस में दादी जी ने और रतन मोहिनी दादी जी ने उन दोनों को अपने हाथ से पकाया हुआ पवित्र भोजन खिलाया और साथ ही यज्ञ का इतिहास भी बहुत विस्तार से सुनाया। परिणाम स्वरूप जब शास्त्री जी मुंबई आए तब उन्होंने मुझे कहा कि रमेश भाई, ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतिहास सुनकर जब मैंने जाना कि पुरुष प्रधान समाज ने बहनों की आध्यात्मिक उन्नति में कितनी रुकावट डाली तो मेरी आंखों में पानी भर आया। बाद में हमेशा ही शास्त्री जी के साथ विश्वविद्यालय का स्नेह भरा संबंध रहा और शास्त्री जी प्यारे ब्रह्मा बाबा तथा प्यारी मातेश्वरी जी से मिलने भी आए। इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से दादी जी के द्वारा सेवा हुई, उसका मैं साक्षी हूँ। प्रदर्शनी की सेवा में दादी जी का सहयोग। बाद में दादी जी जब पटना में थे तो ब्रह्मा बाबा जब मुंबई आते थे तो दादी जी भी मुंबई का चक्र लगाते थे, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध दादी जी के साथ नहीं था क्योंकि ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में ज़्यादा कारोबार ब्रह्मा बाबा से ही होता था। परंतु जब सन 1964 में हम सब ने प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य शुरू किया तो पहला चित्र सच्चा वैष्णव कौन बनाया और ब्रह्मा बाबा के पास वह चित्र लिखित सहित प्रमाणित कराने के लिए भेजा। 2 दिन में ही ब्रह्मा बाबा ने उस लिखत में सुधार कर दोबारा अच्छे अक्षरों में लिखवा कर भेजा। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये आपके अक्षर नहीं है, ये किसने लिखा है? तो ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि बच्चे, कुमार का बच्चे यहाँ है, उसी ने लिखत को सुधार करके भेजा। तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि जब हमारे चित्र की लिखत कुमार का बहन जी को ही फाइनल करनी है तो क्यों नहीं आप कुमार का बहन जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुंबई भेज दें। बाबा ने हमारी बात मान ली और टेलीग्राम किया कि कुमार का बच्ची को रिसीव करो। इस प्रकार प्रदर्शनी के पहले चित्र से ही दादी जी का पूर्ण सहयोग प्रदर्शनी की सेवा के लिए मिला और दादी जी ने ही प्रदर्शनी के सभी चित्रों की समझानी फाइनल की। जब पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल मंगलदास पकवासा ने किया तब दादी जी और उषा ने उन्हें समझाया और उनसे ओपिनियन लिखवाया। गवर्नर ने लिखा, यह अद्भुत प्रदर्शनी है। बाद में सभा में संबोधन के लिए भी गवर्नर गई।
इस प्रकार से प्रदर्शनी सेवा में ओपिनियन लिखवाने की शुरुआत भी दादी जी ने की। बाद में मातेश्वरी जी का मुंबई आना हुआ और मातेश्वरी जी ने दादी जी तथा सभी महारथी भाई बहनों को बुलाकर प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है यह प्रस्तावित किया। दादी जी का मेरे लौकिक परिवार से घरेलू संबंध। इतने में ही ब्रह्मा बाबा को ईस्टर्न जोन की सेवा के लिए अच्छे हैंड्स की ज़रूरत थी, तो दादी निर्मल शांता ने कोलकाता जाने की ऑफ़र ब्रह्मा बाबा को की और ब्रह्मा बाबा ने फ़ौरन उस बात को स्वीकार कर दादी निर्मल शांता को वहाँ भेजा और दादी प्रकाशमणि को गाम देवी सेंटर, उस समय वाटरलू मैंसन का इंचार्ज बनाया। तब से दादी प्रकाशमणि जी के साथ हमारे लौकिक परिवार का संबंध जुटा और वह संबंध दादी के अव्यक्त होने तक इतना ही घनिष्ठ रहा। मेरे लौकिक माता को दादी जी माता जी कहकर बुलाते थे और मेरे माता जी भी उनके साथ अपनी बेटी का व्यवहार करते थे। उन दिनों दादी जी को माइग्रेन की बीमारी थी और कई बार दादी जी को माइग्रेन के कारण सिर दर्द का दौरा भी पड़ता था और उल्टी होती थी। दादी जी को माइग्रेन के अटैक का पहले से आभास हो जाता था, इसलिए दादी जी फ़ौरन टैक्सी पकड़कर हमारे लौकिक घर आ जाती थी। हमारी लौकिक बड़ी बहन माता जी और उषा दादी जी की सेवा करते, दवाई आदि देते। इस प्रकार दादी जी हमारे लौकिक परिवार के घरेलू सदस्य बन गई थी। गामदेव के दारुल मुल्क भवन में सेवा केंद्र का स्थानांतरण। वाटरलू मैंसन में जब सेवा केंद्र था तब वहाँ से उनको स्थानांतरित करने की बात चल रही थी। हम मकान ढूंढ रहे थे। दादी जी, मैं और उषा कार में गाम देवी सेंटर के पास ही खड़े थे। मैंने दादी जी को पूछा, आपको कहाँ का मकान लेना है? कहाँ पर मकान के लिए कोशिश कर रहे? उस समय गाम देवी का दारुल मुल्क भवन नया बना ही था। उसके प्रति दादी जी ने इशारा किया कि ऐसे मकान में अगर सेंटर खुल जाए तो बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा हो सकती। ड्रामा प्लान अनुसार उसी भवन में एक फ्लैट हमने बुक कराया था, तो हमने अपने लौकिक परिवार से चर्चा करके दूसरे ही दिन दादी जी को वह फ्लैट ईश्वरीय सेवा में देने का ऑफ़र किया। दादी जी को वह फ्लैट बहुत ही पसंद आया और कहा कि हम आबू चलते हैं, बाबा से स्वीकृति लेकर इस फ्लैट में सेवा शुरू करेंगे। 2 दिन पश्चात हम आबू गए, ब्रह्मा बाबा से स्वीकृति ले वापस आए और वाटरलू मैंसन से सेवा केंद्र का स्थानांतरण गाम देवी में हो गया और उसी स्थान पर रहकर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक दादी जी ने सेवाएं की। इस प्रकार सन 1964 से 68 तक अर्थात 5 वर्ष तक दादी जी ने निरंतर पालना लेने और आगे बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। बाबा ने कमल हस्तों से लिखा नियुक्ति पत्र। मातेश्वरी जी 24 जून 1965 को अव्यक्त हुए, तो हम सब मधुबन आए और थोड़े दिन रहकर दादी जी के साथ वापस मुंबई गए। तब मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, अब मातेश्वरी जी के स्थान पर यज्ञ की मुख्य संचालिका कौन होगी, इसका निर्णय आपको करना होगा और यह निर्णय लिखित में हो तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मा बाबा ने दिनांक 1 अप्रैल 1966 की साकार मुरली के अंतिम पेज पर अपने हाथों से सिंधी अक्षरों में दादी प्रकाशमणि जी को मुख्य प्रशासिका तथा दीदी मनमोहिनी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र लिखा। बाबा ने मुझे इसकी एक कॉपी भेजी और कहा कि बच्चे, आज मैंने यह नियुक्ति पत्र लिखा है और मुरली के द्वारा सबको सूचना दे दी है। इस प्रकार 1 अप्रैल 1966 से दादी जी की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्ति हुई और वह कार्यभार उन्होंने 25 अगस्त 2007 तक बड़ी कुशलता से संभाला। ट्रस्ट के प्रति दादी जी की वचनबद्धता। फिर नवंबर 1968 में मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा,
आपने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त तो कर दिया, परंतु वे तो मुंबई में हैं। उन्हें यज्ञ का कारोबार संभालने का अनुभव और आपका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तब बाबा ने युक्ति से मुझे और कुमार का दादी को वर्ल्ड यूनिवर्स रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के निर्माण के संबंध में आबू बुलाया। दीदी मनमोहिनी तथा दादा आनंद किशोर आबू में ही थे। ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट के बारे में राय सलाह करने के लिए हम 4 लोगों, मैं, दादी, दीदी तथा दादा आनंद किशोर की कमेटी बनाई। चर्चा के अंतिम दिन प्रश्न निकला कि ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी कौन बने। प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहिनी ने आपस में राय करके रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा से मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने की बात की। मैं मना कर रहा था क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं था। तो दादी जी ने कहा, रमेश जी, आप ये कारोबार संभालो, मैं आपकी पूरी मददगार बनूंगी। दादी जी ने अपना यह वचन अंत तक निभाया और मुझे हर बात में ट्रस्ट के कारोबार के में सहयोग दिया। दूसरे दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे तो ट्रस्ट के निर्माण का कारोबार करने के लिए मुंबई भेज दिया और दादी जी को आबू में रखा। दिसंबर 1968 से 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में कारोबार करने का गहन प्रशिक्षण देना शुरू किया। बीच में मैं भी 2 बार आबू आया था और ब्रह्मा बाबा से मिली हुई शिक्षाओं का थोड़ा सा स्वाद मुझे भी दादी जी द्वारा मिला। दादी जी का पहला फ़ोन 16 जनवरी 1969 को मैं आबू संग्रहालय का मकान खरीदने की बातचीत करने के लिए अहमदाबाद आया और 17 जनवरी 1969 को मकान मालिक के साथ 95% बातें निश्चित कर रात को मधुबन में ब्रह्मा बाबा को फ़ोन पर सारा समाचार दिया और पूछा कि मकान मालिक तो 1 हफ्ते में आबू आकर मकान का एग्रीमेंट साइन करेगा, तब तक मैं कहाँ जाऊँ? मधुबन आऊँ या बड़ौदा में जो प्रदर्शनी चल रही है वहाँ जाऊँ? ब्रह्मा बाबा ने मुझे बड़ौदा जाने की श्रीमत दी, परंतु दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के हाथ से फ़ोन लेकर मुझे सूचना दी कि मैं मधुबन आ जाऊं और बड़ौदा न जाऊं। मैंने 18 जनवरी को रात 11 बजे की ट्रेन से आबू पहुंचने का तय किया। बाद में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर दादी जी ने पहला फैला फ़ोन मेरे लिए ही करवाया और उन्हें मालूम चला कि रमेश आबू आने के लिए निकल गया। दादी जी ने दी मुखाग्नि। 19 जनवरी 1969 को मुझे आबू पर्वत पहुंचने पर बस अड्डे से पांडव भवन जाने के रास्ते में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का समाचार मिला। जब मैं पांडव भवन पहुंचा तो दादी जी, संदेशी दादी और ईशु दादी मेरे इंतजार में ही बैठे थे। तीनों मिलकर मुझे बाबा के कमरे में ले गई और 3 मिनट हमने ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर योग किया। बाद में मैंने दादी जी को कहा कि आपने ब्रह्मा बाबा के शरीर को सारी रात अच्छी रीति संभाला है, अब आगे का काम हम भाइयों का है, हमें करने की इजाज़त दीजिए। दादी जी ने मुझे पूछा कि क्या आपको यह सब करने का अभ्यास है? मैंने हाँ कहा और दादी जी ने मुझे अंतिम संस्कार करने की जिम्मेवारी दी। बाकी सब बातों का निर्णय करना तो मेरे लिए सहज था, परंतु मुखाग्नि कौन करे, यह प्रश्न सामने था क्योंकि सारा ही दैवी परिवार मौजूद था। ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार भी मौजूद था, इसलिए मैंने अव्यक्त बाप दादा से संदेश पूछा कि मुखाग्नि कौन देगा। तो बाबा ने यही संदेश दिया कि यह सारी मानव जाति के अलौकिक पिता का अग्नि संस्कार है और इस दैवी परिवार में तो सबसे बड़ा और मुरब्बी बच्चा दादी प्रकाशमणि ही है, इसलिए दादी प्रकाशमणि ही ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देगी। हमने भी दिया वचन दादी जी को। 1 फरवरी 1969 को जब हमारे परिवार ने दादी जी से छुट्टी मांगी, तब दादी जी की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने हमारे परिवार को कहा कि क्या आप भी हमें यहाँ छोड़कर मुंबई जाएंगे? तब हम सब ने दादी जी को वचन दिया
कि हम सदैव हर समय हर बात में दादी जी के पूर्ण मददगार रहेंगे। इस प्रकार दादी जी के साथ हमारे यज्ञ सेवा के पाठ की शुरुआत भी दादी जी के मुखारविंद द्वारा हुई। उसके बाद का इतिहास तो सबको मालूम ही है कि कैसे दादी जी ने गैलप करके अपनी सीट की जिम्मेवारी उठाई और अपने आप को मुख्य प्रशासिका के रूप में सबके दिलों में प्रस्थापित किया। विदेश जाने की श्रीमत मिली। सन 1977 में बड़ी दीदी मुंबई आए हुए थे। उस समय दादी प्रकाशमणि जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था। बड़ी दीदी ने मुझे कहा, रमेश आप आबू चलो, दादी जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, उसमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बड़ी दीदी के साथ मैं और उषा आबू आए। जब अव्यक्त बाप दादा से दादी जी के विदेश यात्रा के बारे में संदेश लिया गया तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के साथ मुझे भी विदेश जाने की श्रीमत दी। दादी जी के साथ 4 मास से भी अधिक समय विदेश यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला। इस दौरान बहुत सी बातें दादी जी से सीखी और दादी जी से माँ बेटे का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार दादी जी ने हमारे दिल में अलौकिक माता का स्थान पक्का किया। दादी जी से सेवा के लिए मार्गदर्शन मिला। मुंबई से जब ईश्वरीय सेवा पर निकले तब दादी जी ने प्लेन में ही मुझसे पूछा, आप प्लेन में क्या करते हो? मैंने कहा, ऐसे ही बैठे रहता हूँ, बाबा को याद करता हूँ। तो दादी ने कहा, क्यों नहीं आप पत्र लिखते और सबको यात्रा का समाचार भेजते। उस समय फैक्स या ईमेल तो थे नहीं, टेलीफोन बहुत महंगे थे। हमने पत्र लिखना शुरू किया। कैरो से हमारे साथ अमेरिका की और बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर साथ में था, तो दादी जी ने हमें उनकी सेवा करने के लिए कहा। मैंने उन महानुभाव से पूछा, आप परमात्मा को मानते हो? उसने मना किया। मैं सोच में पड़ गया कि नास्तिक को अपना ज्ञान कैसे सुनाऊं। मैं दादी जी के पास मार्गदर्शन के लिए गया और पूछा। दादी जी ने कहा, नैतिकता की बातें सबको पसंद आती है, इसलिए साकार बाबा की मुरली से सिविल आई और क्रिमिनल आई की बातें करूं। मैंने उस आत्मा को ये बातें बताई और फ्रैंकफर्ट पहुंचते पहुंचते वह नास्तिक से आस्तिक बन गया। दादी जी को की दूरादेशी बुद्धि। अमेरिका में हम 4 दिन ही थे, तभी ईश्वरीय सेवार्थ अमेरिका में संस्था को रजिस्टर्ड कराने का सोचा गया। तब मैंने दादी जी से पूछा, क्या हम अमेरिका में संस्था को रजिस्टर्ड कराएं? तब दादी जी ने कहा, मैं भारत में बड़ी दीदी से फ़ोन करके पूछती हूँ। मैंने दादी को कहा कि मुख्य संचालिका तो आप हैं, आप निर्णय करें। दादी ने कहा, नहीं रमेश, जो मधुबन में है वही मुख्य संचालिका है, क्योंकि मधुबन ही यज्ञ का मुख्यालय है। तो मैं मुख्य संचालिका होते भी मुख्यालय की स्वीकृति के बिना यहाँ पर संस्था को रजिस्टर्ड कराने की स्वीकृति नहीं दे सकती। फ़ोन पर बड़ी दीदी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही बड़ी दादी ने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ बनाने को कहा। मैंने कागज़ बनाए और उसमें वहाँ के भाई बहनों के नाम ट्रस्टी के रूप में लिखे। तब मुझे दादी की दूरादेशी बुद्धि का विशेष अनुभव हुआ। दादी जी ने कहा कि इसमें अपना भी नाम डायरेक्टर के रूप में लिखो। मैंने कारण पूछा तो दादी जी ने कहा, यह ट्रस्ट भले ही अमेरिका में रजिस्टर्ड है, परंतु भारत के साथ इसके संबंध को कानूनी रूप देने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में ट्रस्टी मंडल में आपका नाम होना जरूरी है। दादी जी के सुझाव के आधार पर मैंने अपना नाम वहाँ के ट्रस्टी मंडल में लिखवाया। इस प्रकार विश्व सेवा प्रति भी दादी जी का दृष्टिकोण सराहनीय था। बाद में दादी जी ने मुझे जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग आदि सभी स्थानों पर ईश्वरीय सेवा को कानूनी रूप देने के निमित्त बनाया। दादी जी ने दिए सुअवसर। इसके बारे में हम सुनेंगे अगली कड़ी में। ये सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।